नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की। काफ़ी टाइम से आप सुन रहे हैं, कई लोगों से आपने सुना होगा या आपने न्यूज़ में देखा होगा। 24 घंटे यही चल रहा है कि ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस से क्या क्या हानि हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में ध्यान देंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ब्लैक फंगस कैसे हो सकता है, किन लोगों को होने की ज़्यादा संभावना है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस ये एक बीमारी है जो फंगस से होती है। इस बीमारी को हम एक और नाम से बुलाते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, ये इसका प्रॉपर बायोलॉजिकल नेम है। ब्लैक फंगस एक कॉमन नेम है और म्यूकोरमाइकोसिस इसका एक प्रकार का बायोलॉजिकल नेम है। ये भी एक फंगस से ही होती है, किसके नाम से पता चल रहा है। और इस प्रकार के फंगस को हम खास तौर से म्यूकर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की फंगस को हम क्या बोलते हैं, म्यूकर बोलते हैं। इस टाइम पर कौन सा वाला ब्लैक फंगस फैल रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कौन सा ब्लैक फंगस फैल रहा है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है कि ब्लैक फंगस जो ये है, यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस, ये कैसे होता है। कोई भी इंसान ब्लैक फंगस से अफेक्टेड कैसे होगा, कैसे किसी को ब्लैक फंगस हो सकता है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, पीपल कैच म्यूकोरमाइकोसिस बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद फंगल स्पोर इन द एनवायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो फंगस है, इसके स्पोर्स जो हैं वो घूमते रहते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, देखिए इस तरीके के आपको एक गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। फंगस क्या होता है, ये इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्पोंजिया बोलते हैं। ठीक है, स्पोंजिया से इसकी कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट निकलती है, यानी कि इसी के थ्रू ये अपना प्रजनन करता है। तो ये बेसिकली एक प्रकार से इसका रिप्रोडक्शन करने का मेथड है। स्पोर्ट्स के थ्रू ये अपने जितने भी इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो भी यूनिट्स हैं, उनको हवा में ये क्या करता है, हवा में रिलीज कर देता है। और उन्हीं यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स हवा में हैं, बिल्कुल हैं। और भी ये मिट्टी में होते हैं, मरी हुई या सड़ी हुई चीज़ों में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी, क्या ये हवा से फैल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में फंगल के स्पोर ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो हवा में ये स्पोर्स होते हैं और हम इसको इनहेल कर सकते हैं, जिससे हम अफेक्टेड हो सकते हैं। साथ ही साथ और कैसे ये बॉडी में जा सकता है, जैसे कि बॉडी में मान लीजिए कोई इंजरी है, किसी प्रकार की इंजरी जो है, अगर ये ओपन है तो यहाँ पर क्या कर जाता है, फंगल ग्रो कर सकता है या अटैक कर सकता है। तो कहीं पे ट्रॉमा है, इंजरी है, हाथ में कट लगा हुआ है, हाथ कहीं पे जला हुआ है, वहाँ से भी ये क्या कर सकता है, फंगस आपकी बॉडी में आ सकता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से भी आ सकता है, एयर के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ जो कुछ इंजरी हो जाती है बॉडी में, कट फट लग जाता है, उसके थ्रू भी ये बॉडी में आ सकता है। तो जिस तरीके से देखिए, जैसे कि आप इसको, ये जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, इसको आप म्यूकर समझ लीजिए। और देखिए, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं स्पोंजिला या स्पोंजिया। इस स्पोंजिया से स्पोर्स निकलते हैं और ये हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, ये आप छोटे छोटे स्पोर्स देख रहे हैं, ये हवा में फैल जाते हैं। फिर इस स्पोर्स को क्या करेगा, कोई इंसान मान लीजिए इनहेल कर देगा, जिस कारण क्या हो जाएगा, उसको फंगल हो सकता है। ठीक है, तो और भी कई रीज़न है, जैसे कि कहीं पे इंजरी हो रही है, वहाँ से ये फैल सकता है। ठीक है, आइज़ वाले कुछ पोर्शन से ये एंटर कर सकता है। काफ़ी जगह ये बॉडी में जो भी इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, चोट लग जाता है, वहाँ से भी एंटर कर लेता है। अब मेन चीज़ ये है कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है। अब मैंने ये बताया कि इन्वायरमेंट में ये फंगस बहुत सारा है। इन्वायरमेंट में इसके जो स्पोर्स हैं वो घूमते रहते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी मिट्टी में कुछ काम कर रहे हैं, सॉइल में कुछ काम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वहाँ पर जो म्यूकोसिस है, इसके स्पोर्स जरूर होंगे, कुछ तो होंगे ही होंगे, जो आपके हाथ में भी टच हो जाएंगे। लेकिन हम इतने समय से हम मिट्टी में रहे हैं, या फिर हमने बहुत सा, हम इन्वायरमेंट में तो घूम ही रहे हैं, पर हमें क्यों नहीं ये ब्लैक फंगस हो रहा है, हम क्यों ब्लैक फंगस से बचे हुए हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी ऐसे छोटे मोटे फंगस जो होते हैं, इनसे लड़ने में वैसे सक्षम है। अब अगला टॉपिक है, हु इज एट रिस्क। देखिए, रिस्क किनको ज्यादा है। कई लोग सोच रहे हैं जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पर्सन है, उनको ज़्यादा रिस्क है। कई लोग कह रहे हैं बच्चों को ज़्यादा रिस्क है।
अब हम समझते हैं रिस्क किसको ज़्यादा है। देखिए, रिस्क हर एज में किसी भी टाइम पे हर किसी को है। मतलब कि छोटा हो, कोई युवा हो या कोई बूढ़ा हो, हर किसी को ब्लैक फंगस हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है, कोई एज पर्टिकुलर एज नहीं है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। टाइम कहने का मतलब है कोई ऐसा सीज़न नहीं है कि इसी सीज़न में ये ब्लैक फंगस होगा या इसी मौसम में ये ब्लैक फंगस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टाइम में किसी भी एज वाले को ये हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में ये घूम रहा है, सॉइल में ये बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपने मान लीजिए आप मिट्टी में थोड़ी देर खेलो तो 90% चांस है कि आप ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स है उसके कांटेक्ट में जरूर आए होंगे। लेकिन आपको तो आज तक ब्लैक फंगस हुआ नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो इस तरीके के फंगस होते हैं इनसे हमारी बॉडी जो लड़ने में सक्षम होती है। ऐसे कुछ छोटे मोटे बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, और भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और मतलब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में टच होते रहते हैं, बॉडी के अंदर भी चल जाते हैं, लेकिन हमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं होता। रीज़न क्या है? बॉडी ऐसी चीज़ों से लड़ने में सक्षम है, क्योंकि हमारी बॉडी की रक्षा प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारी इम्यूनिटी है, रक्षा प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है, वो इनसे बहुत आसानी से लड़ लेती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं, कोई इंसान बीमार पड़ जाता है। बीमार जब पड़ता है तो उसकी इम्यूनिटी उस टाइम पे वीक रहती है, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। उस टाइम पर ये फंगस जो है वो मौका देख लेता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिक है, ठीक है, अब मैंने कहा इन्वायरमेंट में तो ये स्पोर्ट्स हैं, फंगस स्पोर्ट यानी फंगल स्पोर्ट तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस टाइम पर क्या होगा, जब किसी की इम्यूनिटी वीक होगी, इस टाइम पर ये फंगल ईजिली अटैक कर लेगा। ईजिली क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार रहते हैं तो उनको इसके होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे भी कई लोग जिनकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन में, खास तौर पे वो मेडिसिन जो इम्यूनिटी को दबाती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं लाइक स्टेरॉइड जो इम्यूनिटी को कम करती हैं। ऐसी मेडिसिन अगर कोई ले रहा है तो उसको भी ज़्यादा खतरा है। तो हम देखते हैं खास तौर पे किस किस इंसान को, किन किन लोगों को या किन किन पेशेंट को इस बीमारी का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज़। अगर किसी इंसान की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, अंडर कंट्रोल नहीं है, इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, तो उसको होने के चांस ज़्यादा हैं। तो कोई भी जो मेरी वीडियो को देख रहा है और वो डायबिटीज़ से पीड़ित है या किसी ऐसे जान पहचान वाले को जानता है जिसको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसको ज़रूर ये बात बताए कि ब्लैक फंगस से आपको खतरा है, तो आप अपनी सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा बरतिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनको HIV एड्स है। देखिए, HIV एड्स हमें पता है ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, तो ये इम्यूनिटी को कम कर देती है। तो ऐसे लोगों पे जो फंगस है वो ईजिली अटैक कर दे। कैंसर, खासतौर पे जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है, लाइक कीमोथेरेपी जो चलती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पे भी वही सवाल खड़ा हो जाता है, इनकी इम्यूनिटी फिर से वीक हो जाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होता है, जिसने किसी से किडनी ली होती है, किसी को किडनी दी होती है, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट वालों को क्यों खतरा है मैं बताऊंगा। चलो अब हम समझ लेते हैं इसको। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है, मान लीजिए कोई इंसान है, उसने किसी से किडनी ली है, तो जिसने किडनी ली है, जो रिसीवर है, उस इंसान को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती है। इन दवाइयों को बोला जाता है इम्यूनोसुप्रेसेंट, ठीक है। ये दवाइयाँ क्या करती है? इम्यूनिटी को दबा देती है। अब एक अलग विषय है, एक अलग टॉपिक है जिसमें हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ते हैं, पर उस पर अभी मैं नहीं जाऊँगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब कोई ऑर्गन किसी से लिया जाता है किसी इंसान द्वारा, तो उस इंसान को अपनी इम्यूनिटी को दबाने वाली दवाई खानी पड़ती है, इम्यूनोसुप्रेसेंट, ठीक है। आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। या किसी की बॉडी में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ हो, स्टेम सेल मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में, स्टेम सेल एक हाईली पोटेंट सेल होते हैं, ठीक है। या किसी की बॉडी में क्या हो, न्यूट्रोपीनिया। आप सिंपली अगर अपना CBC करवाते हैं, ब्लड की जांच करवाते हैं, ब्लड सेल्स की जांच करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, तो उसमें अगर आप अपने WBC की नॉर्मल वैल्यू कम पाते हैं तो आपको भी ऐसी बीमारी से होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। कोई लंबे समय से स्टेरॉइड का यूज़ कर रहा है, उसको खतरा है। मैंने बता दिया कि स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को सुप्रेस करता है, ठीक है। किसी की बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा आयरन है, उसको खतरा है। आयरन बॉडी में है तो खतरा क्यों है? देखिए, जो बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आयरन इनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। अरे बॉडी में चले गए, बॉडी में ज़्यादा आयरन मिला तो इनकी ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वो कंडीशन भी थोड़ा डेंजरस होती है जिनकी बॉडी में ज़्यादा आयरन है।
बैड हेल्थ फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, उन लोगों को खतरा ज़्यादा है। ठीक है। अनइवन लेवल ऑफ एसिड इन योर बॉडी, बॉडी में जो एसिड का लेवल है वो अनइवन है, लाइक एक कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होता है इस कंडीशन में, बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें एसिड बढ़ जाता है। फ्लूइड मतलब चाहे वो ब्लड हो चाहे वो लिम्फ हो, इन फ्लूइड्स में क्या होता है, एसिड की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, जिस कारण इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है। तो इन लोगों पे भी इजिली फंगल इन्फेक्शन अटैक कर देगा, फंगल अटैक कर देगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्री मैच्योर बर्थ होती है, मतलब कि लगभग जो वीक्स होते हैं 36 वीक्स होते हैं, उनसे पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो इन लोगों को भी ज़्यादा खतरा होता है, इन बच्चों को खतरा होता है जो प्री मैच्योर जिनकी बर्थ हुई होती है। ठीक है। या जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है, लाइक 500 पाउंड अगर कम होगा तो वो डेंजरस माना जाता है। ठीक है। तो इन सभी लोगों को थोड़ा खतरा बना रहता है, किससे, ऐसी बीमारियों से, जैसे कि ब्लैक फंगस उसका एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जैसे कि पोस्ट ट्रांसप्लांट, मैंने बता दिया है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद इम्यूनोसप्रेशन खानी पड़ती है, तो डेंजरस होता है। ठीक है। वरिकोनाजोल जो थेरेपी होती है, ये भी बेसिकली वरिकोनाजोल थेरेपी आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोगों को जो ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो उनको बहुत सारे स्टेरॉइड दिए जाते हैं। ये एक ट्रीटमेंट होता है, एक दवाई का नाम है। तो ऐसा कोई इंसान जिसका ये ट्रीटमेंट चल रहा हो, थेरेपी चल रही हो, उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो दवाइयाँ खा रहा है, स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ खा रहा है। ठीक है। जो जब आप देखते हो किसी के पीछे, किसी मेडिसिन के पीछे, तो मैक्सिमम चांस होता है कि वो क्या होता है, उसमें स्टेरॉइड होते हैं। अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इम्यूनोसुप्रेसेंट, यानी कि स्टेरॉइड के थ्रू इम्यूनिटी सुप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि कोई लंबे समय में अगर आईसीयू में है तो उसको भी, मतलब कोई लंबे समय में आईसीयू में रह रहा है तो उसको भी इस फंगस से खतरा हो जाता है। ठीक है। फंगस कहाँ का मिलता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि अभी सूखे पत्ते हो गए, यहाँ पर आपको ये फंगस देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ये फंगस मिलता है आपको ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर चाहे वो सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ हो, वहाँ पर ये फंगस होगा। ठीक है। वहाँ पर इसके मोल्ड्स होंगे। कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, कोई सड़ी गली चीज़ है, वहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। एयर में ये होता है। ठीक है। एयर के थ्रू ये फैल जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, इनका काफ़ी ज़्यादा आपस में मेल करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट जो हैं वो ठीक होकर जब आए हैं तो उनकी बॉडी में इस फंगस के आने के जो रेशियो हैं, ग्राफ हैं, वो एकदम से इंक्रीज हो गए हैं। ज़्यादा उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कोरोना से रिकवर्ड होकर अभी भी आए हैं, उन लोगों में ब्लैक फंगस देखने के लिए मिल रहा है। या फिर वो लोग जिनको कोरोना है, जिनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा देखने के लिए मिल रहा है, या ज़्यादा उनकी बॉडी में ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो हम समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, कोरोना के जो पेशेंट हैं या जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, उनकी बॉडी में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के आने के जो मुख्य रीज़न माने जा रहे हैं, जो मेन रीज़न माने जा रहे हैं, वो रीज़न ये है कि उन लोगों की बॉडी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उनकी बॉडी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ है। अब स्टेरॉइड का इस्तेमाल हम मेन रीज़न नहीं मान सकते कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ही ब्लैक फंगस आ रहा है। स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल से हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक फंगस उनकी बॉडी में अटैक कर रहा है। कई लोगों ने बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी से पूछे, किसी की भी बात में आके स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर दिया खुद से ही। या फिर कई ऐसे सारे डॉक्टर्स थे, फिर कई ऐसे लोग थे जो पेशेंट को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, उन्होंने स्टेरॉइड जल्दी शुरू कर दिया। स्टेरॉइड को शुरू करने का एक प्रॉपर टाइम होता है। ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है जिसको पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे कि स्टेरॉइड का टाइमिंग क्या होती है देने की, स्टेरॉइड को कब देना चाहिए, कैसे बॉडी में साइटोकाइन बैरियर काम करते हैं और स्टेरॉइड से रिलेटेड उनका फंक्शन क्या होता है, पर उस पर भी हम बात नहीं करेंगे। मेन रीज़न ये माना जा रहा है कि स्टेरॉइड को गलत तरीके से लिया गया, जिससे क्या हो गया, इम्यूनिटी वीक हो गई। देखिए, स्टेरॉइड क्यों दिए गए, कोरोना के पेशेंट में जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉइड दिया गया था। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन जो आ जाती है, उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड दिया था। अब हुआ ये कि स्टेरॉइड जो होता है वो इम्यूनिटी को भी कम करता है, गलत तरीके से दिया जाए तो। ठीक है। गलत इम्यूनिटी को कम तो करता ही है, गलत तरीके से दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को कम कर देता है। साथ ही साथ ब्लड का जो शुगर का लेवल होता है वो बढ़ा देता है, चाहे वो डायबिटिक या नॉन डायबिटिक कोविड पेशेंट हो, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो शुगर का पेशेंट ना भी हो, दोनों की बॉडी में शुगर का लेवल ये बढ़ा देता है। ठीक है। अब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है कि देखो, मैंने बताया था इन्वायरमेंट में फंगस तो है ही, ब्लैक फंगस के भी स्पोर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा है। तो अब जब उन इंसानों की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो ईजिली ये फंगस उनकी बॉडी में अटैक कर देंगे। ईजिली अब ये फंगस क्या कर देंगे, उनकी बॉडी में अटैक कर देंगे, क्योंकि इम्यूनिटी अब उनकी वीक हो चुकी है।
ठीक है, उनको मौका मिल गया। वो तो कब से मौका ढूंढ रहे थे, कब मैं इसकी बॉडी में जाऊँ। फंगस के जो स्पोर्ट्स हैं वो तो हमारी बॉडी में जा रहे होंगे, वो तो हमारी नोज नेसल पैसेज में जाते रहते हैं। ये समझ लो 10 दिन में 1-2 तो जाते ही रहते हैं, 1-2 तो नाक के अंदर तक पहुंच जाते होंगे। लेकिन कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी इनसे लड़ने में सक्षम है। जैसे कोई फंगस का स्पोर्ट्स है, WBC है, हमारी बॉडी में जो और भी फिजिकल बैरियर हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, साइटोकाइन बैरियर हैं, सेलुलर बैरियर हैं, वो सब अटैक करके उस फंगस को मार देते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डेली लाइफ में अंदर जाते रहते हैं बॉडी के, और बॉडी उनको मार देती है। लेकिन बॉडी की अगर इम्यूनिटी वीक है, खासतौर पर स्टेरॉइड का यूज़ करने से, तब क्या हो जाएगा? तब बॉडी के लिए खतरा बन जाएगा। इम्यूनिटी वीक है, अब ये अंदर जाएंगे तो बॉडी इनको मार नहीं पाएगी, बॉडी की इम्यूनिटी हार जाएगी और ये अपना अटैक अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब इसके जो लक्षण हैं स्टार्टिंग के टाइम पर, जो मतलब इसके लक्षण, शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, शुरुआती लक्षण इसके क्या होते हैं। देखिए, पेन, जो आंखें होती है ना, आंखों के अंदर लाल लाल सी, मतलब एक लालिमा टाइप की आ जाती है आंखें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि आंखों के अंदर देखिए ये जो स्कैलरा वाला पोर्शन है, वाइट वाइट वाला पोर्शन है, इसमें लाल लाल टाइप की चीज़ आ जाती है, रेडनेस होती है। और आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के जो आसपास का एरिया है यहाँ पर भी क्या हो जाता है? रेडनेस आ जाती है। ठीक है, नोज के आसपास रेडनेस आ जाती है, फीवर हो जाता है, हेड एक यानी कि सर दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है, खांसी होती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। साथ ही साथ जब इंसान खांसता है, जो बलगम आता है, उसमें कुछ खून के थक्के, मतलब थोड़े से ब्लड स्पॉट्स देखने के लिए भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कभी कई बार तो मेंटल स्टेटस भी अल्टर्ड हो जाता है। मेंटल स्टेटस अल्टर्ड का मतलब होता है थोड़ा चेंज हो जाना, दिमाग की मानसिक रूप से कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलना पेशेंट में। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि किसी पेशेंट में देखने के लिए मिल रहा है कि वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है कुछ दिनों से, या फिर वो इमोशनली थोड़ा चेंज सा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस में। ठीक है, अब ये तो कुछ कॉमन सिम्टम थे इसके। कुछ डेंजरस सिम्टम भी है, ये और ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है कि कई बार आंखों को पूरा ख़राब कर सकता है। इंसान को एकदम ब्लड यानी कि धुंधला दिखाई देगा, कई बार डबल विजन दिखाई देता है, चेस्ट में बहुत तेज़ दर्द होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तक हो जाती है, इतना डेंजरस हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करता है। इसकी कुछ कैटेगरी हैं जो अलग अलग बॉडी के रीजन में जाकर काम करती है। कुछ ब्लैक फंगस आपने रिसेंटली कुछ दिनों में, हाल ही के कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि वो आंतों में भी जा रहे हैं, यानी कि इंटेस्टाइन्स में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वहाँ पर भी अपना असर डाल रहे हैं। तो वो इंटेस्टाइन में फंगस कैसे जा रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर वो चल जाते तो उसके क्या लक्षण होंगे। ठीक है, और कुछ स्किन में चल जाता है, कुछ आपने देखा होगा कि साइनस और ब्रेन और आंखों तक में चला जा रहा है। तो इनको हमने इनके काम और फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे, जो ये क्रिया करते हैं शरीर में, उसके बेसिस पे इनको अलग अलग बांटा है। देखिए, हम इनको आसानी से समझते हैं। पहला है राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। देखिए, राइनोसेरिब्रल से आप समझ सकते हैं साइनस एंड ब्रेन। साइनस क्या हुआ, मतलब एक फेशियल कैविटी होती है जो बोन्स के अंदर होती है, और ये नोज तक अटैच करती है, फेशियल बोन को नोज तक अटैच करती है। मतलब बोल सकते हैं हड्डियों के अंदर कुछ खाली जगह होती है। ठीक है, नोज और फेशियल बोन में जो कि खाली स्पेस होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो कनेक्शन करते हैं फेशियल बोन और नेजल बोन्स का। ठीक है, तो साइनस मतलब हड्डियों के अंदर खाली जगह जो है, नाक की हड्डी। ठीक है, अब इसके कुछ लक्षण हैं। अगर ये वाला आपको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, ठीक है, राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस अगर हो रहा है, इसके क्या लक्षण हैं। देखिए, वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग। ठीक है, फेस में एक तरफ सूजन देखने के लिए मिलेगी, मतलब एक तरफ नॉर्मल रहेगा, दूसरी थोड़ा स्वेलिंग यानी सूजन देखने के लिए थोड़ी मिलेगी। सर में दर्द होता है इस वाले टाइप्स में। नेजल एंड साइनस कॉन्जेशन। नेजल कॉन्जेशन का मतलब है यहाँ पर, नेजल मतलब नोज, और कॉन्जेशन मतलब एक प्रकार से उसमें कुछ भर जाना, लिक्विड टाइप, मतलब जो जुकाम लग जाता है, नाक भरी भरी से हो जाती है, म्यूकस आ जाता है नाक में, उसकी बात हो रही है। तो वो इसका एक सिम्टम है। और इसका एक थोड़ा, जब ये थोड़ा सेवर हो जाता है, थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो इसका थोड़ा डेंजर एक सिम्टम होता है कि ये क्या करता है, हमारे जो अपर ब्रिज होते हैं, मतलब कि मुंह के अंदर से भी ये क्या कर देता है, एक ब्लैक रंग की परत बना देता है। ब्लैक रंग की परत बनाने का रीज़न क्या है, देखिए, ये जो फंगस है बेसिकली डेड टिश्यू पर अटैक करता है। जब डेड टिश्यू पर अटैक करेगा तो उनको खाएगा, उनमें अपनी स्पीसीज को और ज़्यादा ग्रो करेगा, वहाँ पर रिप्रोड्यूस होगा। और साथ साथ जब उन पार्ट्स को एक खाना शुरू करता है तो वाले पार्ट्स का कलर टर्न हो जाता है ब्लैक में, मतलब उनका कलर बदल जाता है काले रंग में। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस भी बोला जाता है।
डेड एंड देखिए, जैसे नॉर्मली फंगल जब आप देखते हो हाथ पैरों में तो आप वहाँ पे खुजली करते हो तो वहाँ पे लाल लाल सा हो जाता है, लेकिन इस वाले फंगस में लाल के बाद तुरंत बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे काला हो जाता है। रीज़न क्या है कि टिश्यू का रंग बदल जाता है, तो इसी वजह से इसको ब्लैक फंगस बोला जाता है। इसका कलर ब्लैक नहीं होता। फंगस के स्पोर तो वैसे भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये दिखते भी नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ फीवर भी इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। अगले इसके काम करने के और शरीर के प्रकार में जाते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कौन सा राइनोसेरेब्रल पढ़ा, तो इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं। तो आप बस इसमें ये समझ लें कि ये वाला जो रीजन होता है ना, फेस वाला, इस वाले रीजन्स में ज़्यादा काम करता है। बस इसमें आप ब्रेन को भी इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, और माउथ का इस वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है। अब एक और है यहाँ पर पल्मनरी म्यूकरमाइकोसिस। देखो पल्मनरी वर्ड जहाँ पर ये आ गया वहाँ पर आप समझ लो लंग्स की बात हो रही है। तो ये जो ये वाला जो फंगल इन्फेक्शन है या ब्लैक फंगस है, ये ज़्यादा अभी देखने के लिए मिला नहीं है, ज़्यादा इससे पहले वाला ही था, ठीक है, राइनोसेरेब्रल, और आगे हम और बात करेंगे, पर ये वाला ज़्यादा देखने के लिए मिला नहीं। इसमें फीवर, कफ, चेस्ट पेन और सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारे के सारे इसमें लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ये लंग्स को अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। बेसिकली ये वाला जो फंगल इन्फेक्शन है, ये वाला ब्लैक फंगस है, ये क्या कर रहा है, ये स्किन पे अफेक्ट कर रहा है, ये स्किन पे असर डाल रहा है, ठीक है। स्किन पे इसका ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या करता है कि स्किन पे अटैक करता है, स्किन में अपनी क्लोनिस बनाता है, स्किन के टिश्यू को खराब करता है, जिस कारण स्किन का जो कलर हो जाता है थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसका कलर लेकिन कुछ इस तरीके का हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा ब्लैकिश कलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्लैकिश ऐसे करके लेसन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जो स्किन में या स्किन वाला जो क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस इस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या करते हैं, और इसके क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेन होता है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे वार्म एक्सेसिव रेडनेस, मतलब कि गर्म लगता है काफ़ी वहाँ पर, एक प्रकार का, जैसे आपने वर्ड सुना होगा बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है कुछ जैसे जल रहा है हाथ, वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। सूजन देखने के लिए मिलती है वहाँ पर। तो ये सारे के सारे जो स्किन म्यूकरमाइकोसिस या क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस है उसके लक्षण हैं। आगे हम बात करते हैं, ये वाला भी रिसेंटली इसके केस एकदम से बड़े हैं, इसके भी केस एकदम से बड़े हैं। ये है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब ये बात हो रही है यहाँ पर पेट और इंटेस्टाइन। देखो गैस्ट्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टमक होता है, और इंटेस्टाइन यहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पर यानी कि पेट में और आंतों में अगर ये फंगस चला गया तो फिर क्या होगा। ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है यार। ये डेंजरस है क्योंकि इसके लक्षण ज़्यादा देखने के लिए मिलते नहीं हैं, इसके सिम्टम बॉडी में ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। जब भी थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है तब उसके बाद लक्षण आते हैं। इसके लक्षण क्या है, पेट में दर्द होना इसका सबसे कॉमन लक्षण है। एब्डोमिनल पेन, पेन में दर्द होता है। नोजिया, नोजिया का मतलब है कि उल्टी आने रही है लेकिन उल्टी आने जैसा फील हो रहा है, ऐसा मन हो रहा है कि उल्टी आने वाली है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, ठीक है, वो फीलिंग आती है। या उल्टी भी हो जाती है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, अंदर ही अंदर आंतों के अंदर क्या होनी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वो भी हमें ध्यान से समझना, इसके इतने ज़्यादा खतरनाक लक्षण हो सकते हैं। एक और इसके प्रकार में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। देखिए क्या होता है कि बॉडी में जो खराब टिश्यू होते हैं, खराब चीज़ें होती हैं, उनमें जब ये फंगस अटैक करता है तो उनके थ्रू ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, यानी कि आर्टरीज और वेन में एंटर कर देता है। अब खून के बहाव में अगर ये बॉडी में एंटर कर गया तो क्या होगा, ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट कर रहा है, ब्रेन तक भी जा रहा है, बॉडी के सारे पार्ट्स तक जा रहा है, तो क्या होगा, अब फंगल पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा। जहाँ उसको अच्छी जगह मिलेगी वहाँ रुक जाएगा। जहाँ जब ब्लड जा रहा है ब्लड के साथ साथ जाएगा, और जहाँ उसको लगता है मुझे रुक कर यहाँ पर कुछ करना चाहिए वो वहाँ पर रुक जाएगा। और यही इसमें देखने के लिए मिलता है। अगर ये डाइसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस बॉडी में आता है तो ये ब्रेन को अफेक्ट करता है बहुत बुरी तरीके से, बहुत डेंजरस माना जाता है। ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन में सीधा सीधा इसका अफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ बॉडी में और ऑर्गन पे भी अपना अफेक्ट करता है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, स्प्लीन, ठीक है, जिसको हम प्लीहा बोलते हैं। हार्ट जो हो गया उस पर अफेक्ट करता है, स्किन पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है। लेकिन खास तौर पे जो ज़्यादा फंगल ब्लैक फंगस अभी देखने के लिए मिल रहा है वो है राइनोसेरेब्रल ब्लैक फंगस, ठीक है, क्यूटेनियस ब्लैक फंगस, और अभी रिसेंटली कुछ दिनों में ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ब्लैक फंगस है, यानी कि माइकोम्यूकोसिस। तो इसके जो केस हैं वो थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं।
अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इससे बच सकते हैं, आप बुजुर्ग नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले ही गुजरात में भी एक 13 साल के बच्चों को जो म्यूकोमाइकोसिस है वो हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए कि काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक यही चीज़ आपको दोबारा बताना चाह रहा था कि ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि कई स्टेट्स ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया। मतलब आप इसका कि कितना डेंजरस है, कितना घातक है, इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट ने इसको क्या कर दिया, एपिडेमिक, महामारी घोषित कर दिया है कई स्टेट्स ने। और कई स्टेट्स अभी मीटिंग्स कर रहे हैं और इसको जल्दी से महामारी घोषित कर देंगे। जैसे कि तेलंगाना आप देख सकते हैं महामारी घोषित कर दिया, ओडिशा ने, कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, राजस्थान ने, गुजरात ने, रिसेंटली उत्तराखंड और हरियाणा ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया। और कई स्टेट्स में बैठक कर रहे हैं, जल्दी वो भी इसको महामारी घोषित कर देंगे। बल्कि कई स्टेट्स की ये भी मांग है कि वो भारत सरकार को ये बोले कि इसको पूरे इंडिया में ही महामारी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है ये एक डेंजरस डिजीज में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं ब्लैक फंगस के बारे में। आपने जाना ब्लैक फंगस बॉडी में किस किस तरीके से एंटर कर सकता है, कैसे कैसे एंटर कर सकता है, कितना डेंजरस है, इन सभी चीजों का आपने जाना। अब बात कर लेते हैं कि यार ब्लैक फंगस से बचा कैसे जाए, अपना ख्याल कैसे रखा जाए, अपने जान पहचान के लोगों का ख्याल कैसे रखा जाए। तो उससे बचने के कुछ तरीके हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आप अपना मास्क मत उतारिए। मास्क आपको कोविड से भी बचाएगा और आपको ब्लैक फंगस से भी बचाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट में इसके स्पोर्स हैं, तो मास्क इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जा रही है। ठीक है, अब कोई ऐसा इंसान है जिसकी जो काम करने की साइट है, काम करने का जो एरिया है वो बहुत ही डस्ट वाला है, किसी इंडस्ट्री में काम करता है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है, तो उसको खतरा ज़्यादा है। ठीक है, किसी की ऑक्यूपेशन ही ऐसी है, काम ही ऐसा है कि उसको वैसी जगह में काम करना होता है, उसके लिए खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे इंसान को तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। जब भी वो ऐसी जगह में जा रहा है तो मास्क ज़रूर पहनिए। ठीक है, जो जूते हैं उसको पहन के रखिए। ठीक है, सॉक्स वगैरह पहन के रखिए। जो ट्राउज़र है पूरा पहनिए, कैफरी मत पहनिए अभी कुछ दिन तक। ठीक है, जो कमीज़ें हैं वो पूरी लॉन्ग स्लीव वाली पहनिए, ग्लव्स पहनिए। ठीक है, जब ख़ास तौर पे जब आप गार्डनिंग में हो या फिर मतलब जब आप नॉर्मली ऑर्गेनिक चीज़ों के कांटेक्ट में, जैसे कि आप खेत में जा रहे हो, आप गार्डन में बैठे हो, ऐसी जगह में जब आप जा रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की साफ़ सफाई रखिए। ठीक है, साथ ही साथ आप अपना, अगर आप डायबिटिक पेशेंट तो अपना जो शुगर का लेवल है वो बार बार चेक कराते रहिए। ठीक है, और आप अगर कोरोना से रिकवर हुए हैं तब तो आपको जरूर अपना शुगर बार बार चेक कराना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप किसी कारण की वजह से स्टेरॉइड ले रहे हो, अगर आप बॉडी बनाने के लिए किसी कारण से स्टेरॉइड ले रहे हो तो बंद कर दो। ठीक है, और किसी कारण से मजबूरी है लेने की तो उसको रिड्यूस करो। अपने फिजिशियन से पहले बात करो, जिस भी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चलता है, और अपने इस स्टेरॉइड यूज़ को कम कर दीजिए। कम कर दीजिएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप कोई भी अगर ऐसे ड्रग्स ले रहे हो जो इम्यूनिटी के साथ में कुछ कर रहे हैं या इम्यूनिटी को सुप्रेस कर रहे हैं, इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, उन ड्रग्स को भी अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में कम करने की कोशिश करिए। साथ ही साथ अपनी बॉडी को जितना हाइड्रेट रख सकते हैं, जितना ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं उतना ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। मतलब कि पानी पीते रहिए। बॉडी में ऐसा नहीं है कि जब आपको प्यास लग रही है तभी आप पानी पी रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार पानी पीना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपको खुद से ही अपने बारे में सोचना होगा, खुद से ही अपना ख्याल रखना होगा, तभी जाके आप अपना और अपने अगल बगल के लोगों का ख्याल रख सकेंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पर एक रेशियो मैंने दिखा रखा है कि जैसे कि आप कुछ रिसेंटली कुछ केसेस जहाँ ज़्यादा बड़े हैं, लाइक आंध्र प्रदेश में केस एकदम से ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, गुजरात में ज़्यादा बड़े हैं, हरियाणा में ज़्यादा बड़े हैं, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तेलंगाना में केस कुछ ज़्यादा बड़े हैं। अगर आपका स्टेट इसमें नहीं है तो क्या पता आ जाए। तो इसके लिए भी आपको ये नहीं सोचने कि आपके स्टेट्स में भी ब्लैक फंगस नहीं आया, महामारी घोषित नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, ओके, अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है तो हमारे चैनल द लेसअप एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये जो वीडियो है इसको अपने जान पहचान साथियों के साथ, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम आज आपसे इजाज़त मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।